Welcome. We will start second chapter of political science, class 10th, federalism, where we talk about federalism. In the last chapter, four different type of power sharing we was studied. First is horizontal distribution of power. Second is idea of federal structure of the government, that is vertical power sharing. Third is community government, and fourth is coalition government. On the basis of that concept, we will try to understand the term federalism. At first, what is federalism? According to the book, federalism is the form of government in which power is divided to different levels. You know that levels: central authority, state authority, district authority, या gram panchayat, you can also say that. Second definition is also written: federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country. Constituent unit, state authority, panchayat authority, these are also called. Federalism in Belgium, we saw that from 1993 he tried to changes in their constitution and to form a unitary government to a federalism. But Sri Lanka is a unitary government, not federalism. Federalism has two levels of government. First, for entire country, that is called central authority, भारत सरकार. इसके तहत डिफेंस को आप रख सकते हैं. सेकेंड अथॉरिटी या सेकेंड लेवल की बात करते हैं जो प्रोविंसेज और स्टेट के लिए होता है, जो अपने दैनिक कामों के हिसाब से काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को देखते हैं. इसके तहत आप पुलिस का उदाहरण ले सकते हैं, राज्य की जो पुलिस व्यवस्था है. लेकिन ये दोनों जो हैं वो स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए और एक दूसरे पे निर्भर नहीं हैं. अगर बेल्जियम में आपने देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके उन्होंने राज्य को ज़्यादा अधिकार दिया था. ये फेडरलिज्म बताता है कि राज्य को भी अधिकार मिलेगा, सेंट्रल को भी अधिकार मिलेगा, दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं रहेंगे. लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलता है, यूनिटरी सिस्टम क्या बोलता है? देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑन द सब यूनिट, यू नो दैट, सब यूनिट एंड सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. हमेशा यहाँ पे जो डिसीजन लेने की क्षमता होगी वो किसके पास होगा? सेंट्रल अथॉरिटी के पास होगा. और वही छोटे इकाई के भी, मतलब कि राज्य स्तर पे भी जो डिसीजन लेना होगा वो यही लेंगे. उदाहरण के तौर पे आपने श्रीलंका में देखा होगा. अब उसके बाद हम बात करते हैं ये फेडरलिज्म में एक आपका मैप दिया हुआ है, इसको देखिए, ये मैप जरूरी है. और मैप में ये भी बताता है कि 192 कंट्रीज में से ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे फेडरलिज्म स्थापित है. लेकिन इन 25 देशों में 40% आबादी जो हैं वो वास करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि देश इस मैप के थ्रू ये बताना चाहता है फेडरलिज्म का जो आधार है वो बड़े राज्यों के लिए है, छोटे छोटे राज्य नहीं, बड़े राज्यों के लिए. लेकिन मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं, अगर आप देख रहे होंगे तो एक नाम है माइक्रोनेशिया. माइक्रोनेशिया, ये इसमें माइक्रोनेशिया में कम से कम 600 छोटे छोटे आइलैंड या छोटे छोटे स्वायत्त कंट्री आप बोल सकते हैं आते हैं माइक्रोनेशिया में. माइक्रोनेशिया का नाम क्या हुआ? माइक्रोनेशिया का नाम हो गया फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया. ये कहाँ है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है. इन 600 आइलैंड में से 4 का प्रमुख नाम आता है याप, YAP, याप, चुंग, CHUUK, फोनपी, POHNPEI, फोनपी, और कोस्ट्रिक. ये 4 का प्रमुख नाम आता है. माइक्रोनेशिया इज एन
इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड स्टेट। अभी कहाँ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ क्या है? यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत ही आते हैं। लैंग्वेज इनका इंग्लिश है, लेकिन क्या है कि पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है। अब बताइए कि यहाँ पे आप बड़े बड़े कनाडा, अमेरिका, रसा, ये सब आप देख रहे हैं, लेकिन ये माइक्रोनेशिया, मतलब कि अभी मैंने बात कि जो बड़े देश होते हैं वो फेडरलिज्म स्थापित करते हैं, छोटे देश भी स्थापित कर रहे हैं। बेल्जियम का उदाहरण देखिए, बेल्जियम तो खुद छोटा है, मैंने आपको बताया था, अपने राजस्थान से उसका तुलना मैंने किया था। तो ऐसा नहीं है कि बड़े देश, लेकिन ज़्यादातर बड़े देश ही, बड़े अथॉरिटी ही, जो केंद्र और राज्य के बीच जो समन्वय की भावना है, अधिकार की जो भावना है, अधिकार क्षेत्र की जो भावना है, ये सब जो है तालमेल बढ़िया रहे, स्थापित हो, इसके लिए फेडरलिज्म काम करता है। और फेडरलिज्म में एक और टर्म हम आप पढ़ेंगे आगे कि फेडरलिज्म में ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जिस पे सेंट्रल अथॉरिटी काम करेगी और कौन कौन सा जो है जिस पे स्टेट अथॉरिटी काम करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा आर्टिकल जो है या कौन कौन सा जो शेड्यूल्स है वो सेंट्रल के लिए है, कौन कौन सा जो है वो स्टेट के लिए है, और कौन ऐसे मुद्दे हैं जिन पे दोनों काम करते हैं। ओके, फिर से एक बार इस मैप को आप और देखिए और फिर नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।